नमस्कार। हिंदी प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। डीएसएसबी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा टीजीटी, पीजीटी के परीक्षाओं के मद्देनज़र यह जो सीरीज आज स्टार्ट कर रहे हैं वो अनवरत जारी रहेगा। आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न हैं, लेकिन आपके मांग पर और समय को देखते हुए इसमें संख्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आज 20 है, आगे आवश्यकता होगी तो इसकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। 20 की जगह 25, 25 की जगह 30 कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये 20 प्रश्न कौन से हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। का आ तरुवर पंच बिडाल। ठीक, ये है आपके सामने जो पहला प्रश्न है। का आ तरुवर पंच बिडाल। पंच बिडाल का अर्थ क्या है? कई बार इसको पूछा गया है कि पंच बिडाल का अर्थ क्या है। तो आपके सामने विकल्प है 5 स्वर, पंच बिडाल का अर्थ है 5 स्वर, या पंच बिडाल का अर्थ है 5 विकार, या 5 तत्व, या 5 वक्त। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर का चुनाव कर चुके होंगे और उत्तर आप समझ गए होंगे क्या है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये उत्तर इसका है 5 विकार। पंच बिडाल का अर्थ है 5 विकार। हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। भाव न होई अभाव न जाए कविता का संबंध किस कवि से है, यानी किससे है? तो उम्मीद है इसका भी उत्तर आप लोग चुन लिए होंगे। विकल्प है सरापा, लुइपा, विरूपा, कनपा या कंडपा। तो इसका उत्तर है लुइपा। आगे जो हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हिंदू बोले दूहरी निकार, छोटे तरु का भभकी मार, इस कविता का संबंध किस कवि से है? विकल्प है आपके सामने अमीर खुसरो, विकल्प है आपके सामने विद्यापति, विकल्प है आपके सामने पुष्पदंत, विकल्प है आपके सामने मुल्ला दाऊद। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। तो मैं आपको विकल्प बता दे रहा हूँ कि इसका विकल्प जो सही है वो विद्यापति है। ये जो दोहा है ये विद्यापति का दोहा है। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा कविता का संबंध है। पहला कबीर, दूसरा रैदास, तीसरा गोरखनाथ, चौथा सरापा। तो इसका सही उत्तर है गोरखनाथ। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किस पंथ का मत है? मतलब ये उनकी मूल जो है विचार था कि जोई जोई पिंडे, यानी कि जो जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, सोई ब्रह्मांडे। तो यह किस मत का या पंथ का मुख्य विचार था? तो आपके सामने विकल्प है सिद्धों का, बौद्धों का, जैनियों का और नाथों का। उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। तो ये जो इसका सही उत्तर है नाथों का। बौद्धों के खिलाफ उन्होंने जो उनमें व्यभिचार सिद्ध साहित्य में जो या सिद्धों में जो व्यभिचार और जो 5 विकार उन लोगों में आ गए थे सिद्धों में, उसी के खिलाफ अपने मत को नाथों ने खड़ा किया और नाथों ने इसी मत पर अपने को आगे बढ़ाया कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो योग विद्या के माध्यम से शरीर को शुद्ध करने की इन्होंने अपनी मतों को रखा जनता के सामने। हम आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, और ये रहा आपका छठवां प्रश्न। ठीक, छठा प्रश्न कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। खास बात है कि यह एनटीए नवंबर 2020 में जो एनटीए की 2 पाली में परीक्षाएं हुई थी, उसमें से जो पहली पारी में हुई है 17-18 नवंबर को, उससे उसी का पेपर में पूछा गया ये प्रश्न है। तो एनटीए 2020 का यह प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। जगदीश चंद्र माथुर के आपके विकल्प सामने है कि प्राचीन पात्र, सॉरी यहाँ पे पत्र है, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था पात्र। तो
प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, विकल्प 1। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, विकल्प 3। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचा देना। चौथा विकल्प आपके सामने है, मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? यूजीसी नेट या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट में यह 2020 के पूछा गया यह प्रश्न है हिंदी में। तो इसका जो विकल्प सही है वो विकल्प सही है ग, यानी विकल्प ग सही है, 1 और 3। इस प्रश्न के जो उत्तर को सही से देखने का तरीका यह है कि प्राचीन प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, बिल्कुल जब आप उनके नाटकों को देखेंगे या उनके नाटकों के शीर्षक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके जो पात्र हैं वो प्राचीन पात्र हैं, लेकिन वो एक तरह से जो समस्याएं हैं हमारे समाज की आज के दौर की, उसी का प्रकाशन करते हैं अपने हाव भाव से, अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से। और दूसरा कि प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, नहीं, प्रसाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास नहीं करते हैं, बल्कि वो जो हमारी आधुनिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर रखने की कोशिश करते हैं। अभी जब हम आपको इनके नाटकों का नाम बताएंगे या उनके नाटकों का शीर्षक बताएंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि विकल्प 1 और 3 ही सही है। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, बिल्कुल। यदि आप इस कह रहे हैं राम लीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचा देना, बिल्कुल ये सही बात है कि उनके जो नाटक हैं उन नाटकों का नाम है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। पहला राजा एक, रघुकुल रीति और दशरथ नंदन। ये दशरथ नंदन रघुकुल रीति मतलब राम के ही परंपरा का बात हो रही है, दशरथ नंदन मतलब राम की बात हो रही है, पहला राजा मतलब राम से संदर्भित बात हो रही है। तो इनके 3-4 ऐसे नाटक हैं, मतलब बहुसंख्यक नाटक कहीं न कहीं राम से संबंधित हैं। इसलिए रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी का जो मानस मर्म है उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके साथ साथ प्राचीन पात्रों के द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन करते हैं। चूंकि रामलीला प्राचीन ही है, उनके पात्र भी प्राचीन है, आज के नहीं है, लेकिन प्रसंग जो आता है वो हमारी समस्याओं से रिलेटेड होता है। तो हम उत्तर जो सही है 1 और 3 ये दोनों सही है, बाकी सब गलत है, तो इसलिए ग सही है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नामवर सिंह की कृतियों में 7 कह रहा है कि नामवर सिंह की कृतियों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नवंबर 2020 का में पूछा गया प्रश्न है हिंदी में। हिंदी के लिए जो नेट की परीक्षा हुई है नवंबर में और एनटीए कराती है, उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न ये है कि नामवर सिंह की कृतियों का सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो विकल्प है, विकल्प ए, हिंदी के विकास में अपभ्रंशों का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। इसका विकल्प जो है सही है वो है 4, क ग ख घ। मतलब क ग पहले आएगा हिंदी के विकास में अपभ्रंशों का योग। ये जो लिखा गया था 1952 में, ये जो रचना लिखी गई है इनकी कब लिखी गई है? 1952 में। ठीक, इसके साथ साथ जो छायावाद लिखी गई है 1955 में। इसके साथ साथ कविता के प्रतिमान जो लिखा गया है ये लिखा गया है 1968 में। ठीक, 1968 में। और दूसरी परंपरा की खोज लिखी गई है 1982 में। और
ये दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखी गई है, यानी उनकी आलोचना की जो पद्धति है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य को देखने का उन्होंने जो नजरिया पैदा किया शुक्ल के बाद, शुक्ल पहली परंपरा के आलोचक होते हैं और दूसरी परंपरा के आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं, और उन्हीं पर यह किताब लिखी गई है, दूसरी परंपरा की खोज। आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर सही है इसका 4, क ग ख और घ, मतलब हिंदी के विकास में अपभ्रंशों का एक नंबर 1 पे 1952, इसके बाद छायावाद 1955, 2 कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यशपाल की एक कहानी है, उस कहानी का नाम है पर्दा, यानी यशपाल की कहानी पर्दा के पात्र हैं। तो उस दिए गए विकल्प में से पर्दा कहानी के 1-2 पात्र हैं, उसको चुनना है, हमें पहचान करनी है। और ये भी जो है एनटीए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नवंबर में जो पेपर हुआ था 2020 में हिंदी के लिए, नेट के लिए, तो उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। विकल्प है आपके सामने हरगोविंद, विकल्प है आपके सामने ख बब्बर अली खान, विकल्प ग है कि चौधरी पीर बख्श, विकल्प घ है शेख जुम्मन। तो इन 4 में से कोई 2 विकल्प या 1 विकल्प सही है। हमारे जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उसी में से चुनाव करना है। तो विकल्प 1 में क और ख है हरगोविंद बब्बर खान, विकल्प 2 है, ये सारी गलती हो गई, ये विकल्प 2 है। तो विकल्प 2 में है ख और ग, यानी बब्बर अली खान और चौधरी पीर बख्श, और विकल्प 3 में है ग और घ, चौधरी पीर बख्श और शेख जुम्मन। विकल्प 4 में है क और घ, यानी हरगोविंद और शेख जुम्मन। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प 3 सही है, यानी ग और घ। जो ग और घ विकल्प में है चौधरी पीर बख्श शेख जुम्मन, ये पर्दा कहानी के पात्र हैं। और इसमें से अगर पूछ लिया जाए कि मुख्य पात्र कौन सा है, तो चौधरी पीर बख्श जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी पूरा इसी पीर बख्श के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपके ये स्क्रीन पर है, पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न है। पूछा गया है कि ये भी एनटीए 2020 में पूछा गया है, और पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक बार फिर, पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, जिसे यूरोप में रेनेसां कहा गया, भारत में इसको जो है पुनर्जागरण कहा गया, और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से होती है, तत्कालीन बंगाल से होती है, आज के दौर में पश्चिम बंगाल से होती है एक तरह से, लेकिन हम कहेंगे कि बंगाल इसका पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र रहा। तो विकल्प 1 है कि कौन सा कथन सही है। विकल्प 1 कह रहा है कि 2 जाति संस्कृतियों की टकराहट थी पुनर्जागरण में। विकल्प बी कह रहा है कि मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश थी। विकल्प सी कह रहा है परंपराओं का यथातथ्य पालन था। विकल्प 4 कह रहा है कि मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज थी। नीचे दिए गए विकल्प को सही चुनें। इन विकल्पों में से कोई 2 विकल्प सही है। ए और बी, मतलब 2 जातियों की संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्यों की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश। बी और सी, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य पालन। सी और डी, परंपराओं का यथातथ्य पालन और मनुष्य के संपूर्ण संश्लिष्ट रूप का खोज। ए और डी, 2 जाति संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो विकल्प सही है वो विकल्प है 4। ए और डी जो है सही है, यानी 2 जाति संस्कृतियों की टकराहट थी। जो भारतीय पर्सपेक्ट से हम देखें या एस्पेक्ट से देखें हम, या के नजरिए से देखें हम, तो पुनर्जागरण जो है बेसिकली 2 संस्कृतियों की टकराहट थी। एक था हमारा यूरोपीय जो संस्कृति थी या पाश्चात्य संस्कृति थी उसकी, और दूसरी जो है हमारे जो भारतीय संस्कृति थी, उन दोनों संस्कृतियों की टकराहट से पैदा हुई एक जागरण था।
ये सही बात है कि विकल्प ए सही है। मनुष्य, अब बी चेक कर लेते हैं कि मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश से, आदिम प्रवृत्तियां कहने से हो जाता है कि हम इतिहास के बहुत दूर चले जाएं, यानी कि हम बहुत पीछे चले जाएं। क्या उसकी तलाश थी पुनर्जागरण? पुनर्जागरण उसकी तलाश नहीं थी। पुनर्जागरण में समाज के लिए सुधार किया गया है, अपने हक के लिए लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और जो चीजें मनुष्य के लिए पतन का कारण बनता था उसको रिजेक्ट किया गया है। विधवा विवाह का उन्मूलन किया गया, बाल विवाह को रोका गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ये हमारे लिए पुनर्जागरण थी। और पुनर्जागरण का मतलब ये भी था कि कहीं न कहीं आज़ादी को लेकर के जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हमारे जो है युग पुरुष थे वो कर रहे थे। ये हम आम जनता में, जो हमारे देश की जनता थी, और उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरित कर रहे थे, और शोषण के खिलाफ जो है वो मोर्चेबंदी कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो ये थी पुनर्जागरण भारतीय संदर्भ में। तो कहीं न कहीं वो विदेशियों से लड़ते थे, यानी उनकी संस्कृतियों से लड़ते थे, और अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हुए थे, और अपनी संस्कृतियों का कहीं न कहीं वो उत्थान भी कर रहे थे। तो 2 संस्कृतियों का टकराहट थी, बिल्कुल सही था। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की खोज थी, नहीं, मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति की क्यों खोजेगी भाई? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, हम कहाँ से कहाँ निकल आए। हम पहिया की खोज, आदिम समय में पहिया की खोज थी, लोग नंगे रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, तो उस प्रवृत्ति की खोज नहीं है, उसकी तलाश नहीं है, बल्कि परंपराओं का उसमें यथार्थ तथ्य पालन किया जाता था। सॉरी, विकल्प 3 क्या कह रहा है कि परंपराओं का यथातथ्य पालन था? नहीं, परंपराओं का यथातथ्य क्यों पालन होगा? जो परंपराएं तो ये भी थी कि विधवा विवाह जो है नहीं होगा, सती प्रथा, महिला जो है वो यदि पति एक्सपायर कर जाता था उसके साथ वो जला दी जाती थी या दफना दी जाती थी। इस तरह की जो हमारे यहाँ कुरीतियां थी, तो उस परंपरा में तो कुरीतियां भी थी। तो परंपराओं को, उस कुरीतियों को हमने तोड़ा, हमने उसका पालन नहीं किया, यथातथ्य पालन नहीं किया, उसमें संशोधन किया, इसलिए ये भी गलत है। चौथा जो आपके साथ विकल्प है, वो विकल्प है कि मनुष्य के संपूर्ण संश्लिष्ट रूप की खोज थी। बिल्कुल, मनुष्य का जो संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप हो सकता है उसकी सच में खोज थी, और इसलिए विकल्प ए और विकल्प डी दोनों सही है, इसलिए विकल्प 4 जो है सही है। हम आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी समझ में आया होगा पुनर्जागरण को लेकर के, और ये क्यों सही है ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी एनटीएम पूछा गया प्रश्न है हिंदी विषय के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। विकल्प 1 है कि इस कॉलेज में प्राचार्य जॉन गिलक्रिस्ट थे। विकल्प 20 देखिए, इंग्लैंड से नवागत, यहाँ पे नवागत होना चाहिए, ठीक, नवागत अफसरों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। विकल्प 3 सी कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। यह जो केंद्र था, कह रहा है कि यहाँ पे आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी इस जो है कॉलेज में नहीं दी जाती थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को जो सही विकल्प नहीं है, मतलब जो पूछा गया है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन कौन सा विकल्प गलत है। विकल्प सी जो है वो गलत है। इस जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, इसमें भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी। यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, बल्कि जो अफसर वहां से आते थे इंग्लैंड से, उनको भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी, फिर इनको फील्ड में भेजा जाता था, क्योंकि कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती थी। उस समय हमारे भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी, साक्षरता दर कम था, तो लोग जो है वो अपने आंचलिक भाषा बोलते थे, हिंदी बोलते थे, या जो दक्षिण भारत में है तो वो तमिल तेलुगु बोलते थे। तो तमाम तरह की भाषाओं को उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो यहाँ की जनता से कम्युनिकेट कर सकें और अपनी जो है राज सत्ता को कायम रख सकें और शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ाए रहें। तो ये गलत बात है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की वहाँ पे जानकारी नहीं दी जाती थी, बल्कि दी जाती थी। तो उत्तर सही क्या होगा? सी। इस कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट थे, ये सही है। नवागत जो इंग्लैंड से अफसर आते थे उनकी प्रशिक्षण दी जाती थी, भाषाई प्रशिक्षण और भी प्रशिक्षण जो होता था वो भी दिया जाता था, और इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। तो इस तरह से
कौन सही नहीं है? विकल्प सी नहीं सही है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि साहित्य की परख किस आलोचक की पुस्तक है? ये पूछा गया है एलटी 2018 में, जो एलटी की विगत परीक्षाएं हुई थी उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। विकल्प ए है नामवर सिंह, विकल्प बी है शिवदान सिंह चौहान, विकल्प सी है दूधनाथ सिंह, विकल्प डी है दूधनाथ सिंह 2 बार हो गया, दूधनाथ सिंह या इसको काशीनाथ सिंह भी कह सकते हैं। तो मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। शिवदान सिंह चौहान की ये पुस्तक है साहित्य की परख। 2018 में यह इसे पूछ लिया गया था। अ, अ, शिवदान सिंह चौहान की और भी रचनाएं हैं, जैसे उनकी जो है कि आलोचना की किताब है, उस किताब का नाम है प्रगतिवाद। फिर उनकी किताब का नाम है आलोचना के मान। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है शिवदान सिंह चौहान की, आलोचना के मान और प्रगतिवाद। अ, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि सॉरी 12 कह रहा है कि दोआब किसकी रचना है? ये भी एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प है आपका शमशेर बहादुर सिंह, रमेश कुंतल में, सी है विश्वनाथ त्रिपाठी, डी है रामगे राघव। तो आपका जो विकल्प सही है वो शमशेर बहादुर सिंह की ये जो आलोचना की किताब है दोआब। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 आपके स्क्रीन पर है और 13 कह रहा है उससे जरा देखें। तो 13 कह रहा है कि मोहनदास जो कि एक लंबी परंपरा की चर्चित कहानी है, यह किस समकालीन कहानीकार की रचना है? यूजीसी 2010 में से पूछा गया है। मोहनदास जो कि एक लंबी परंपरा की चर्चित कहानी है, यह किस समकालीन कहानीकार की रचना है? विकल्प ए है रामदरस मिश्र, विकल्प बी है ज्ञान रंजन, विकल्प सी है काशीनाथ सिंह, विकल्प डी है उदय प्रकाश। तो उम्मीद है आप लोग विकल्प चुन लिए होंगे। मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ कि इसका उत्तर है, सही उत्तर उदय प्रकाश की ये रचना है, जो कि एक लंबी परंपरा की कहानी है। इसके साथ साथ उदय प्रकाश की और भी रचना है, जैसे कि पीली छतरी वाली लड़की, 56 तोले की करधन, नेल कटर, कबूतर कबूतर। इसके साथ हम 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है जो रिसेंटली जो अभी हिंदी में हलचल हुई है उस पर है 2020 और 21 में। तो 14 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस चर्चित हिंदी पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया है? आप लोगों को याद होगा तो कई लोग इसे कर लेंगे। विकल्प है तद्भव, विकल्प है ज्ञानोदय, बी, सी विकल्प है पाकी, डी विकल्प है पहल। तो इसका सही उत्तर है कि पहल को अभी हाल ही में ज्ञान रंजन जी का जो है अस्वस्थ हैं, इसकी वजह से इसको बंद करने का एक इनिशिएटिव लिया गया है। एक तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है, सॉरी इनिशिएटिव नहीं बल्कि निर्णय लिया गया है कि फिलहाल इसे बंद किया जाएगा। स्वास्थ्य पर ज्ञान रंजन जी ध्यान दे रहे हैं। तो पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। आगे हम बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, यह आपके स्क्रीन पर है, कि हाल ही में सॉरी ये भी करंट से जुड़ा हुआ है, चूंकि ये आ सकता है इसलिए आपके सामने जो है इसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाल ही में प्रकाशित कहानी 2 गज की दूरी किस लेखिका की है? एक बार और ध्यान से आप सुन लें कि हाल ही में प्रकाशित कहानी 2 गज की दूरी किस लेखिका की कहानी है? तो विकल्प में है आपके ममता कालिया, विकल्प बी है चित्रा मुद्गल, विकल्प सी है मृदुला गर्ग, विकल्प डी है प्रत्यक्षा। तो आपको विकल्प बता दे रहा हूँ। विकल्प ए है जो है इसका सही उत्तर है। ममता कालिया की एक कहानी है 2 गज की दूरी, 2021 में प्रकाशित यह कहानी है और इसे पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। ममता आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 भी कहीं न कहीं करंट अफेयर से संबंधित हिंदी के रिसेंटली जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है उस पर है और वो जो खासी रचनाएं हैं उस पर हम फोकस किए अपने को।
तो प्रश्न यह बन रहा है कि हाल ही में प्रकाशित चर्चित उपन्यास पंखुड़ी पंखुड़ी प्रेम, है ना, यहाँ पे किस कथाकार का उपन्यास है? तो विकल्प एक है शिवेंद्र, विकल्प बी है रणेंद्र, विकल्प सी है स्वप्निल श्रीवास्तव, विकल्प डी है एकांत श्रीवास्तव। तो पंखुड़ी पंखुड़ी प्रेम, इसको पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल है। ये उपन्यास है और खासे चर्चा बटोरा है हिंदी जगत में आलोचकों के द्वारा, पाठकों के द्वारा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, इसे आगे के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए। तो इसका सही उत्तर है एकांत श्रीवास्तव। एकांत श्रीवास्तव की जो रचनाएं हैं और भी हैं कई, जैसे कि पानी भीतर फूल, ये भी एक उनका उपन्यास है और ये भी चर्चित उपन्यास है। तो एकांत श्रीवास्तव की दो रचनाएं, पंखुड़ी पंखुड़ी प्रेम 2021 में प्रकाशित रचना है, उपन्यास है ये, और इसके साथ साथ पानी भीतर फूल, ये प्रकाशित हो चुकी है, बहुत पहले की रचना है एकांत श्रीवास्तव की। यहाँ पे एक बात और आपको कहनी है कि शिवेंद्र की जो रचना है, शिवेंद्र की जो रचना है काफी चर्चा बटोरी है। यंग एक युवा कथाकार के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं शिवेंद्र। उनकी जो इनका जो उपन्यास है चंचला चोर, चंचला चोर को काफी ख्याति मिली है हिंदी जगत में। रणेंद्र के दो उपन्यास हैं, ये एक तरह से शेड्यूल ट्राइब और SC/ST पर, या जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर में जो विस्थापन की जो दंश है शेड्यूल ट्राइब का, और उनको लेकर के दो उपन्यास इन्होंने लिखा है। एक तो लिखा है कि ग्लोबल गांव का देवता, और दूसरा इन्होंने लिख रखा है गायब होता देश। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास थे एकांत श्रीवास्तव पंखुड़ी पंखुड़ी प्रेम, पंखुड़ी पंखुड़ी प्रेम के बहाने शिवेंद्र और रणेंद्र पर भी उनके उपन्यासों पर चर्चा कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप पेशेंस बनाए रहिए। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि चर्चित कहानी मेरा पहाड़ किसकी रचना है? तो मेरा पहाड़ विकल्प है आपके सामने बेबी हल्दार, हिमांशु जोशी, शेखर जोशी और शैलेंद्र सागर। ये कट रहा है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सॉरी, शैलेंद्र सागर। आप लोग विकल्प को चुनिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। तो शैलेंद्र सागर ये लिख, ठीक है, ठीक। तो आपके सामने चार विकल्प है, बेबी हल्दार, हिमांशु जोशी, शेखर जोशी और शैलेंद्र सागर। तो आपको मैं विकल्प बता दे रहा हूँ कि ये जो है शेखर जोशी की रचना है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की चर्चित कहानी है, इसके पूछे जाने की संभावना है काफी है। मेरा पहाड़ के साथ साथ एक और पहाड़ लिखा गया है, काला पहाड़। तो काला पहाड़ बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? काला पहाड़ जो है वो सानी के द्वारा लिखा गया है ना। तो ये भी याद रखे रहिएगा, मेरा पहाड़ शेखर जोशी और काला पहाड़ सानी। आगे हम बढ़ते हैं 18 की तरफ। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती ये हो गई कि काला पहाड़ जो है वो सानी की रचना नहीं है, बल्कि भगवान दास मोरवाला की रचना है, ठीक है। और ये सांप्रदायिकता को लेकर के लिखा गया जो है काला पहाड़ उपन्यास है। तो मेरा पहाड़ शेखर जोशी का और काला पहाड़ भगवान दास मोरवाला का। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। 18 जो है कह रहा है कि हाल ही में 2020 का सरस्वती पुरस्कार किसे मिला है? तो 2020 का सरस्वती पुरस्कार किसको मिला है? विकल्प है आपके सामने मास्टर धर्मदास, सनातन, अनकहा सा कुछ, कोई नहीं। विकल्प, तो ये तीनों चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है कि वो कृति है जिसको हाल ही में 2020 के लिए सनातन, माफ कीजिएगा उत्तर ही मैं आपको बता दिया, सनातन के लिए जो है सरस्वती सम्मान इस बार का मिला है, 2020 का मिला है, 2021 में इनको दिया गया है। अनकहा सा कुछ एक उपन्यास है जो मधु काकड़िया का है, अभी अप्रकाशित है। इसके कई हिस्से जो है प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन पूर्ण जो है उपन्यास अभी प्रकाशित नहीं है। हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि टोकरी भर दिगंत थेरी गाथा,
किस प्रकार की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक? एक बार फिर, टोकरी भर दिगंत थेरी गाथा किस प्रकार की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास या फिर नाटक? उत्तर है कि ये कविता संग्रह है। टोकरी भर दिगंत थेरी गाथा एक तरह से क्या है, ये कविता संग्रह है और ये कविता संग्रह अनामिका जी का है, जिसको हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से इस बार पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी तो दो साहित्य अकादमी रिसेंटली जो साहित्य अकादमी मिला है 1 महीना पहले, और टोकरी भर दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। ये अनामिका जी का काव्य संग्रह है। आगे हम बढ़ते हैं। अनामिका जी के और भी रचनाएं हैं जिसको हम आगे के प्रश्नों में प्रश्नावलियों में अभ्यास करेंगे, तो उनको जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उनको पुरस्कार मिला है तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है कि व्यास सम्मान से सम्मानित रचना कौन सा नहीं है? एक बार फिर ध्यान से कि व्यास सम्मान से सम्मानित रचना कौन सी नहीं है? तो व्यास सम्मान से जो सम्मानित रचना है वो नहीं है, वो है आपका पारिजात। पारिजात को साहित्य अकादमी 2016 में मिला है। नासिरा शर्मा का ये जो है उपन्यास है। आवा को मिला है। आवा जो है चित्रा मुद्गल की रचना है, 2000 में प्रकाशित हुई है ना। इसके साथ साथ कठगुलाब मृदुला गर्ग की ये रचना है। इसे भी 2004 में व्यास सम्मान दिया गया, और दुखम सुखम ममता कालिया जी की रचना है, जिसे 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के 20 प्रश्न रहे हैं। एक बार और आपको एक बात बता देनी है कि सनातन जो है कि मराठी साहित्य के मराठी जो है उपन्यास है, जो शरण कुमार लिम्बाले द्वारा लिखा गया है, और इसको ही 2020 में सम्मानित किया गया है सरस्वती से, 2020 के लिए 2021 में। तो ये रहा 20 प्रश्न। हम आगे फिर मिलेंगे 20 प्रश्नों के साथ और नए प्रश्नों के साथ, जो महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। और कोई फीडबैक हो तो आप जरूर हमको हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेहतर कर सकें। नमस्कार।